गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 12 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए मणिपुर के अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पार्टी के विद इन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बेसिकली कुछ दिन पहले आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह से जो एन बीरेन सिंह हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया था एज अ चीफ मिनिस्टर। एंड अब नया चीफ मिनिस्टर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, ऐसा यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। एक और मुद्दा यहाँ पर काफ़ी कंसर्निंग उठ गया है। देखो, अगर आपने संविधान पढ़ा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने आर्टिकल 174 पढ़ा होगा। आर्टिकल 174 ये कहता है कि कोई भी दो सेशंस जो होते हैं, असेंबली की जो सिटिंग्स होती हैं बेसिकली, उसके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। पर मणिपुर के केस में ये हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी सिटिंग हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त को। तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर एक भी सिटिंग हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिली। तो यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पर निकल चुका है। अब आप पूछेंगे, सर क्या होता है अगर 6 महीने के विद इन कोई सिटिंग ना हो? देखो, इसके पीछे ना अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार यहाँ पर आपका भारत भाई भगवान जी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस, इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ, 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। बट अगर मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो भी जाता है ना, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगेगा ही लगेगा। होता क्या है, ऐसे केस में आपके हो सकता है कि जो गवर्नर साहब हैं, वो यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाएं, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपे एंड बताएं कि किस तरह से स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ चुका है। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हो सकता है प्रेसिडेंट रूल लगाए। पर क्या ये नेसेसरी है प्रेसिडेंट रूल लगाना? नहीं, ये एक नेसेसरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगा कि ये जो इंटरनल क्योस चल रहा है यहाँ पर मणिपुर के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस हमें देखने को मिला है, इनको कैसे आने वाले दिनों के अंदर रिजॉल्व किया जाता है। दिस इज समथिंग टू बी सीन। दोस्तों, डेट है आज की 12 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक और मुद्दा समझते हैं आर्टिकल 200 के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो समझ आया जो हमें मणिपुर में देखने को मिल रहा है। ये आर्टिकल 200 का मुद्दा क्या है? अब ये देख दोस्तों, क्या हुआ, जो तमिलनाडु है ना, दरअसल में वो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि यार, जो तमिलनाडु के गवर्नर है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो हर बिल जो भी होता है, वो बिल रिजर्व कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब बताएंगे कि क्या करना है। एंड एट द सेम टाइम वो रीजन भी नहीं बताते गवर्नर साहब तमिलनाडु की सरकार को कि आखिर वो बिल प्रेसिडेंट को भेजा क्यों जा रहा है या फिर उनके कंसिडरेशन के लिए क्यों फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भाई ऐसे नहीं करना। गवर्नर साहब को यहाँ पे बोला गया है कि आप एक बात नोटिस करो, ये बात आपको बतानी जरूरी है कि आखिर अगर आप कोई बिल प्रेसिडेंट को भेज रहे हो तो आखिर क्यों भेज रहे हो। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट टेल टू द सरकार, जो गवर्नमेंट होती है, उसको यहाँ पे बताना जरूरी है। ठीक है, अभी हुआ क्या था, अब जो पीछे जो आपका यूजीसी रेगुलेशन वाला मुद्दा था, उस केस में ऐसा बताया गया था कि गवर्नर ने रीजंस नहीं बताए हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपको बताना जरूरी है। इसमें ना बीच में एक तर्क भी आया गवर्नर की तरफ से, जो आपके जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने यहाँ पे बोला कि यार एक बात आप अंडरस्टैंड कीजिए, गवर्नर की कुछ एक डिस्क्रिशनरी पावर भी होती हैं। तो गवर्नर ने अपनी डिस्क्रिशन में नहीं बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, आपकी पावर कुछ ऐसी हैं जो आप अपनी मर्जी से करोगे, पर ये वाली पावर आपकी मर्जी की नहीं है। ठीक है ना? सबसे पहले चीज आती है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट सबसे पहले आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पहले आती हैं, बाद में आती हैं आपकी डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, आप कह सकते हो, गवर्नर को एक तरह से सुनाया है, मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हो कि आप जब भी अगर आपको कोई मुद्दा आपको प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर आपको कोई बिल है ऐसा जो आपको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना है, तो उस केस में आप डेफिनेटली बताइए सरकार को कि आखिर ऐसा आप कर क्यों रहे हो। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं आखिर ये आर्टिकल 200 कहता क्या है। आर्टिकल 200 की जब हम बात करें, ये गवर्नर के रोल की बात करता है विद रिगार्ड्स टू असेंट टू बिल्स। यहाँ पर अगर मान लीजिए असेंबली के द्वारा, स्टेट असेंबली के द्वारा कोई बिल पास हुआ, तो जाता है गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको असेंट दे दें यानी कि उसको अप्रूव कर दें, तब वो बिल क्या बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है। या तो असेंट को विद होल्ड कर दें, उससे इसमें क्या होगा, उस केस में आपके बिल को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं गवर्नर की उस पर्टिकुलर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, यानी कि वो कुछ मॉडिफिकेशंस बोलें एंड बोलें कि यार ये इनको दोबारा से देखो एंड रिकंसिडर करो।
उस केस में दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए अगर लेजिस्लेचर ने बिल को वापस से पास कर दिया बिना कोई चेंजेस के, उस केस में गवर्नर को फिर मानना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज को। एक इंपॉर्टेंट बात अब और ध्यान में रखो कि मनी बिल के केस में आपके गवर्नर के पास रिकंसिडरेशन की पावर नहीं होती है। एक चौथा ऑप्शन और भी होता है गवर्नर के पास, वो होता है कि प्रेसिडेंट को रेफर कर दे, जो कि अभी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड भी किया। अब आर्टिकल 200 तो गवर्नर के रोल की बात करता है। आर्टिकल 201 करता है बात विद रिगार्ड्स टू प्रेसिडेंट का रोल इन रिजर्व बिल्स। देखो दोस्तों, एक बार अगर मान लो गवर्नर ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को भेज दिया यह मुद्दा, उस केस में आपके प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट या तो उस बिल को असेंट दे देंगे, तब वो लॉ बन जाएगा, या तो विद होल्ड कर देंगे, उस केस में वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट करते हुए। पर डिफरेंस पता क्या है? अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर ने बिल को वापस से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है उसको सेंड देने का। ये फर्क है। गवर्नर के केस में क्या होता था? गवर्नर के केस में अगर मान लीजिए उन्होंने बिना किसी अमेंडमेंट्स के मान लो वापस भेज दिया, तो गवर्नर को मानना जरूरी था। पर यहाँ पर अगर लेजिस्लेचर ने वापस भेज दिया बिल, तो उस केस में प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है असेंट देने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब किन केसेस में सर ऐसा हो सकता है कि बिल रिजर्व किया जाए फॉर द प्रेसिडेंट? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को यहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है उस बिल के अंदर, या फिर जो पर्टिकुलर बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, उसकी प्रोविजंस के अगेंस्ट है, डीपीएसपी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, कुछ पर्टिकुलर उस मुद्दे की नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कुछ और पर्टिकुलर चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A। तो ऐसे कुछ मुद्दे होंगे, तो उस केस में जो बिल है वो रिजर्व किया जा सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी दोस्तों, जैसा कि अटॉर्नी जनरल बोल रहे थे कि गवर्नर के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 163 यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर देता है आपके गवर्नर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, तो किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है, वो एक तरह की डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। उसके अलावा अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में कैसे एक्ट करना है, वो भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाओगे आर्टिकल 356, यहाँ पर गवर्नर प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी कि अभी रिसेंटली क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रहा है, एंड इसी चीज़ के लिए बेहतर प्रिपेयर करवाने के लिए हमारी टीम लाई है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2025। दोस्तों, ये जो टेस्ट होगा ये 23 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा, एंड डेफिनेटली जो अलग अलग सेंटर सिटीज़ जहाँ पर आप ये टेस्ट दे सकते हो वो सारी आपके सामने यहाँ पर मैंशनड है। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको बाकियों के मुकाबले भी अपनी प्रिपरेशन कहाँ पर है उसको जज करने का एक मौका मिलेगा, एंड कैसे आप अपने आप को बेटर बना सकते हो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता लगेंगी। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने इसके रिगार्डिंग लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसके रिगार्डिंग रजिस्टर कर सकते हैं। एंड डोंट मिस द डेट, इट इज 23 फरवरी, एंड 5 से लेकर 18 फरवरी के बीच में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्कवरी ऑफ पोटैश रिजर्व्स इन पंजाब। दोस्तों, पहले तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये पोटैश क्या है, ठीक है, फिर बाकी चीजें आप अंडरस्टैंड करेंगे। पोटैश दरअसल में ना एक इम्प्योर कॉम्बिनेशन है किसका? आपके पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सॉल्ट्स का, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल ओर है वो आपको सिल्विनाइट आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप एक बात अंडरस्टैंड करो, हम कई बार ना एग्रीकल्चर की बात करते हैं, उसमें हमने अक्सर डिस्कस किया है सर एनपीके। एनपीके क्या होता है सर? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये जो पोटेशियम है ये कहाँ से आ रहा है? ये पोटैश से ही तो आ रहा है। तो यानी कि ना हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी जो फसलों की ग्रोथ होती है, हमारी मिट्टी की बेटरमेंट के लिए एनपीके रेशो बहुत अच्छी मेंटेन होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आइडियल रेशो बोली जाती है 4:2:1। अब उसके लिए पोटैश भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आप नोटिस कर पाओगे जो मेजर रोल है ना या मेजर यूजेज है पोटैश का, वो दरअसल में एग्रीकल्चर के अंदर ही है एज अ फर्टिलाइजर। तो एनपीके के लिए डेफिनेटली इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर भी आपके पोटैश का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किस जगह हार्ड वाटर होता है उसको खत्म करने के लिए जो आपकी फटकड़ी होती है पोटेशियम, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोटैश को इंडस्ट्रियल यूज भी, जैसे ग्लास हो गया, सेरेमिक्स मैन्युफैक्चरिंग, उन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कई बार मैंने आप लोगों के साथ ना एक MMDR एक्ट के बारे में चर्चा करी है ना, एंड मैंने बताया था कि किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। उस क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर आपको पोटैश का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब हम बात करें ना पोटैश फर्टिलाइजर की, तो दो तरह के मुख्य आपको पोटैश फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना। एक दोस्तों होता है एमओपी और एक होता है आपका एसओपी। एमओपी क्या होता है? इट इज म्यूरिएट ऑफ पोटैश। एसओपी क्या होता है? दिस इज सल्फेट ऑफ पोटैश।
क्या अंतर है दोनों के अंदर? दोस्तों जब हम बात करते हैं ना एमओपी की, ये दरअसल में थोड़ा लो वैल्यू का आपको एक फर्टिलाइज़र देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दरअसल में पता क्या होता है, पोटेशियम तो होता ही होता है, पर पोटेशियम के साथ में आपका क्लोराइड होता है। अब क्लोराइड में दिक्कत पता क्या है, ये सारी तरह की आपकी फसलों के लिए सूटेबल नहीं होता, इसीलिए इसको लो वैल्यू कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ सल्फेट ऑफ पोटैश की, यहाँ पर सर पोटेशियम तो होता ही होता है, पर यहाँ पर क्लोराइड नहीं होता। सर क्लोराइड की जगह क्या होता है? क्लोराइड की जगह आपको सल्फर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए एसओपी क्या होता है? दिस इज़ हाई वैल्यू। समझ पाए? तो आपके जैसे आपके कुछ हॉर्टिकल्चर वाली चीज़ें हैं, उसमें एसओपी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी नॉर्मली जो हम व्हीट हो गया या राइस वगैरह हो गया, जहाँ पे ये सब ग्रो करना होता है ना, जो कहीं न कहीं क्लोराइड टॉलरेट कर लेते हैं, उनके अंदर हम एमओपी का ही नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ पोटैश फर्टिलाइज़र का आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। अब अगर हम बात करें दोस्तों पोटैश की प्रोडक्शन की, तो इंडिया में ना देखो आपको पोटेशियम के रिज़र्व्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान के अंदर लगभग 90% पोटैश रिज़र्व्स हैं भारत के। तो टोटल एस्टिमेटेड आपको 23,000 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाएँगे, है ना? इस तरह से हैं। पर इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान में रखना कि हमारे यहाँ पे डिस्कवरीज़ हुई हैं, पंजाब में भी कुछ हद तक डिस्कवरीज़ हैं, कुछ राजस्थान के अंदर भी हैं, पर माइनिंग अभी तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई। इसीलिए हम पूरी तरह से पोटैश के लिए आपके इम्पोर्ट के ऊपर ही निर्भर हैं। इंडिया यहाँ पे पोटैश का प्रोडक्शन नहीं करता। तो अभी क्या हुआ है, अभी देखो नोटिसली जो मैं बात कर रहा था पंजाब की, पंजाब की अगर हम बात करें फ़ाज़िलका और श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना बिल्कुल आपके सदर्न साइड की तरफ है, राजस्थान के साथ जो बॉर्डर टच होता है ना, वहाँ पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। वहाँ पर पोटैश माइनिंग अभी यहाँ पे स्टार्ट करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। ये आप नोटिस कर पाओगे इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ये कुछ एरियाज़ हैं कब्रवाल, शेरेवाला, नमसारा, शेरगढ़ एंड दलमीर खेड़ा, इन एरियाज़ के अंदर यहाँ पर माइनिंग ब्लॉक्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। इनको बहुत जल्द यहाँ पे कोशिश करी जाएगी वहाँ से माइनिंग करने की। अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, तो डेफ़िनिटली हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी थी पोटेशियम के रिगार्डिंग, वो हम कम कर पाएँगे एंड उसके हिसाब से हम इसमें भी आत्मनिर्भरता यहाँ पे ला पाएँगे। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भी काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं एक प्लेस इन न्यूज़ दैट इज़ योर कुक आइलैंड्स। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा-सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात आप यहाँ पे लोकेशन समझो, कहाँ पर है सर कुक आइलैंड? ये रहे यहाँ पे कुक आइलैंड, ठीक है? ये आपका पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। पैसिफिक ओशन में आपको कुक आइलैंड्स देखने को मिल जाएँगे एंड बिल्कुल ये नज़दीक में ही है किसके? सर न्यूज़ीलैंड के बहुत ही आपको नज़दीक में आपको देखने को मिल जाएँगे। बहुत ही छोटी-सी एक ना, मैं देश भी नहीं बोलूँगा, लगभग 15,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आपने पूछा कि सर इसको देश क्यों नहीं आप कह रहे? देखो समझने की कोशिश करना। कुक आइलैंड दरअसल में पहले न्यूज़ीलैंड का ही हिस्सा था, ठीक है? बाद में जाके 1965 के अंदर क्या होता है, नोटिस करने को मिलता है 1965 में ये मतलब अलग से बन जाते हैं, मतलब दे गॉट सेल्फ गवर्निंग राइट्स, खुद को गवर्न करने लग गए, पर कहीं न कहीं इनका जो कनेक्शन था, वो न्यूज़ीलैंड के साथ मेंटेन रहा। तो यानी कि न्यूज़ीलैंड के अंतर्गत ही आपको ये देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कुक आइलैंड की ना पासपोर्ट नहीं होते, इनके जो कुक आइलैंड में लोग रहते हैं, उनका पासपोर्ट कौन-सा होता है? वो न्यूज़ीलैंड का ही पासपोर्ट होता है। उनकी न्यूज़ीलैंड की ही सिटीज़नशिप होती है। जो न्यूज़ीलैंड में राइट्स वगैरह हैं लोगों के पास, जो कहीं न कहीं वही सिमिलर राइट्स आपको यहाँ पे कुक आइलैंड्स में देखने को मिल जाएँगे। तो आप ऐसा समझो कि कुक आइलैंड एक तरह से न्यूज़ीलैंड का ही हिस्सा है, बस उनके पास आपके व सेल्फ गवर्निंग राइट्स आ चुके हैं, ठीक है ना? तो आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे मुद्दों में ये यहाँ पे इनके पास ऑटोनॉमी है कुक आइलैंड्स के पास, बहुत सारे मुद्दों में वो न्यूज़ीलैंड की बात सुनते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन अफेयर्स की बात के लिए ना इनके बीच में एक समझौता हो रखा है कि जो भी मुद्दा होगा फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो साथ में मिलकर यहाँ पे देखेंगे, है ना? किस तरह से अपने कॉमन इंटरेस्ट हो गया, फॉरेन पॉलिसी को कैसे मैनेज करना है, वो सब इस तरह से चीज़ें हम साथ में मिलकर करेंगे। पर अभी दिक्कत पता क्या आ गई है? दिक्कत ये आ गई है कि भाई कुक आइलैंड ना चाइना के साथ एक कोऑपरेशन डील साइन करने जा रहा है। अब नोटिस करो, चाइना अपना प्रेज़ेंस पैसिफिक ओशन के अंदर बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है। पर ये जो पूरा रीजन है, ये कहीं न कहीं यूएसए, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वो डोमिनेट करते हैं। तो जब कुक आइलैंड अपनी मर्ज़ी से इस तरह से करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से न्यूज़ीलैंड कहीं न कहीं सोच रहा है कि ये क्या हो गया? हमारा तो एक तरह से एग्रीमेंट भी है कि हम फॉरेन पॉलिसी साथ में करेंगे, है ना? तो चाइना अपना प्रेज़ेंस इतना ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है कि बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ को भी जो पैसिफिक ओशन के लिए काफ़ी डोमिनेट रही हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही है कि किस तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो आपको कुक आइलैंड की लोकेशन समझ आनी चाहिए कि पैसिफिक ओशन के अंदर है एंड न्यूज़ीलैंड के साथ क्या लिंकेज है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी जो मैंने कहा इट इज़ अ स्मॉल सेल्फ गवर्निंग आइलैंड जिसका एक फ्री एसोसिएशन पैक्ट है न्यूज़ीलैंड के साथ। यहाँ पर आपको 15 स्मॉल अटॉल्स देखने को मिल जाएँगे, लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन बिटवीन टोंगा टू वेस्ट एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया टू द ईस्ट। बाकी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है ना, वो है अवारुआ, ठीक है? और आपको ये आइलैंड का नाम पता होना चाहिए। दरअसल में ये सबसे बड़ा आइलैंड है
कुक आइलैंड का रैरोटोंगा, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ ना, ये बड़ा ही फेमस जगह है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया बीचेज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। कुक आइलैंड के ऊपर तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं। अगले मुद्दे पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं बायो लंपी वैक्सीन के बारे में। थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, पहले आपको ना बता देता हूँ एलएसडी के बारे में। एलएसडी क्या होता है? लंपी स्किन डिजीज़ या लंपी स्किन वायरस। 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, आप लोगों ने इसके बारे में पक्का सुना होगा। दरअसल में ना हमारे जो कैटल होते हैं, उनके अंदर आपको ये एलएसडी लंपी स्किन डिजीज़ या लंपी स्किन वायरस देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो आपने समझ ही लिया होगा नाम से ही, सर ये क्या है? ये एक वायरल डिजीज़ है, जो हमारे कैटल हो गया, हमारे बफेलो हो गया, उनको कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ठीक है। और ये जो आपका पॉक्स वायरस है ना, बेसिकली पॉक्सोविरिडी फैमिली, उससे कहीं न कहीं जो मेंबर है उसके द्वारा यहाँ पे ये कॉज़ करी जाती है। बाकी ये जो सलाइवा हो गया, नेज़ल सिक्रीशन हो गया, उससे फैलती है। आपका ये ट्रांसमिशन क्या रहता है बेसिकली, अगर मान लो कोई मच्छर मॉस्किटो है, कोई टिक है, वो इन्फेक्टेड को इस तरह से इन्फेक्टेड मॉस्किटो इनको काटे, तो उस केस में इनको एलएसडी हो सकता है। अब ध्यान में क्या रखना है, एलएसडी एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ नहीं है, यानी कि इंसानों में नहीं फैलती, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आपके जो कैटल बफेलो होता है, उनकी बॉडी के ऊपर लम्प्स हो गया, स्किन नोड्यूल्स आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाएँगे। उससे क्या होगा? उससे देखो जो कैटल है या जो बाकी चीज़ें हैं, उनमें डेयरी सेक्टर के अंदर हमें काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है एंड काफ़ी केसेज़ के अंदर उनकी यहाँ पे हमें डेथ भी देखने को मिल जाती है। तो ये तो है लंपी स्किन डिज़ीज़। ये जो डिज़ीज़ थी, ये 1929 के अंदर यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था ज़ाम्बिया के अंदर, वहाँ से हमें इसको शुरुआत देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, भारत बायोटेक, जो कि मतलब उसी की एक आपकी ग्रुप की एक फर्म है बायोवेट के नाम से, उसने इन कोलैबोरेशन विद आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने यहाँ पर इसकी वैक्सीन डेवलप करी है, दैट इज़ बायोलंपी वैक्सीन, ठीक है? अब इसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये जो वैक्सीन है इसको सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने अप्रूवल दे दिया है, तो कहीं न कहीं हमारे वेटरनरी हेल्थ सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। अब 2-3 बातें आपको यहाँ पे बायोलंपी वैक्सीन के बारे में अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीवा मार्कर वैक्सीन। अब आपने ये कभी वर्ड सुना नहीं होगा शायद, डीवा। डीवा का अर्थ होता है डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स। समझना इस चीज़ को कि आखिर ये डीवा है क्या? दोस्तों कई बार ना हमें डिफरेंशिएट करना होता है। किसको डिफरेंशिएट करना होता है कि भाई कौन जानवर इन्फेक्टेड है, कौन-सा जानवर वैक्सीनेटेड है। समझ पा रहे हो? देखो जो वैक्सीनेटेड एनिमल होगा, उसके अंदर भी आपको एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होगा, उसके अंदर भी तो एंटीबॉडीज़ फ़ॉर्म होती हुई देखने को मिलेंगी। तो जब भी हमें एक ऐसी वैक्सीन बनानी होती है जो डिफरेंशिएट करे बिटवीन नेचुरली इन्फेक्टेड एंड वैक्सीनेटेड एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं डीवा। एंड ये होता कैसे है? ये किया जाता है मार्कर के थ्रू। दरअसल में क्या होता है ना, डीवा के अंदर अगर हम बात करें, तो डीवा वैक्सीन के साथ-साथ एक साथ में डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कहीं न कहीं डिटेक्ट करता है कि आपके जो सीरम है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। तो दरअसल में बायोलंपी वैक्सीन इसी पर्टिकुलर टेक्नीक को इस्तेमाल करता है, जिसके माध्यम से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं नेचुरली इन्फेक्टेड एंड वैक्सीनेटेड एनिमल्स के बीच में, एंड उसके बेसिस के ऊपर डिजीज़ सर्वेलेंस एंड कंट्रोल प्रोग्राम को हम यहाँ पे मैनेज कर पाएँगे। तो वैक्सीन को काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया गया है, क्वालिटी सब बहुत बढ़िया है यहाँ पे। एंड इस पर्टिकुलर जो वैक्सीन है, इसको साल में वन्स अ ईयर टू कैटल एंड बफेलोज़ अबव 3 मंथ्स ऑफ एज उनके यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो ये बातें आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इसको डेवलप किया गया है एलएसडी वायरस रांची 2019, ये जो स्ट्रेन का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, वहाँ से उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं बायोलंपी वैक्सीन के बारे में, जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं पीएम विकास स्कीम के बारे में। दोस्तों एक ना सरकार बहुत जल्दी पीएम विकास स्कीम इम्प्लीमेंट करने जा रही है। उसकी कुछ एक जो मेजर फीचर्स हैं वो हमारे सामने हैं। व्हाट इज़ पीएम विकास? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। अभी ये इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, पर इसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे सामने आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे ना, आपको आर्टिसन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। तो दरअसल में जो पीएम विकास है, ये स्किलिंग इनिशिएटिव है, जो कि फ़ोकस करता है स्किलिंग के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, लीडरशिप ट्रेनिंग के ऊपर, और आपकी जो माइनॉरिटी और साथ-साथ जो आर्टिसन कम्युनिटी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। ध्यान में क्या रखना है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, वो यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब आप नोटिस कर पाओगे, हमारे देश में ना 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं। सर कौन-सी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं? इसके अंदर आपके मुस्लिम्स आ गए, सिख्स आ गए, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट,
जैन और आपका जो ज़ोरास्ट्रियंस होता है जिसको हम पारसीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये 6 भारत की क्या हैं? दीज़ आर द 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है? उनके ऊपर फ़ोकस करते हैं, कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट करवाना है, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप हो गया, ये सब चीज़ें। दोस्तों इसके लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर, उस्ताद, इन सब अलग-अलग स्कीम्स को एक सिंगल स्कीम के अंदर ला दिया गया है। तो यानी कि ना ऐसा समझो कि पीएम विकास स्कीम एक बड़ी स्कीम है, उसके अंतर्गत ये सारे के सारे छोटी-छोटी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएँगी। क्या-क्या कंपोनेंट्स इस बड़ी स्कीम के? देखो एक तो है आपका ट्रेडिशनल ट्रेनिंग। पहले इसको उस्ताद एंड हमारी धरोहर के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम क्या हो गया है? ट्रेडिशनल ट्रेनिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हम माइनॉरिटी ट्रेनिंग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स को ट्रेन करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एक नॉन ट्रेडिशनल स्किलिंग भी होगी। इसको पहले हम बोलते थे सीखो और कमाओ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप नोटिस कर पाओगे, आप स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे माइनॉरिटीज़ और आर्टिसन फैमिलीज़ को इन एनएसक्यूएफ यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत उनको अलग-अलग एप्टीट्यूड, स्किल्स, ये सब चीज़ें दी जाएँगी अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर। इसके साथ-साथ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंपोनेंट भी है। पहले इसको नई रोशनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो नाम से क्लियर है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ें आपको डेवलप करी जाएँगी। फिर एक एजुकेशन कंपोनेंट है जिसको पहले नई मंजिल बोला जाता था। यहाँ पर मान लीजिए किसी बच्चे ने स्कूल ड्रॉप आउट हो चुका है, किसी माइनॉरिटी एंड आर्टिसन कम्युनिटीज़ का, तो उनके लिए ओपन स्कूलिंग के माध्यम से वो 8th, 10th और 12th कर पाए सर्टिफिकेट्स के साथ-साथ, ये यहाँ पर इसका फ़ोकस रहेगा। तो इसके माध्यम से हुआ क्या है, हमने एक तरह से अलग-अलग स्कीम्स का कन्वर्जेंस कर दिया और साथ में स्किल इंडिया मिशन के साथ इसको कन्वर्ज कर दिया है, ताकि उनकी स्किलिंग अच्छे से हो पाए। प्लस एट द सेम टाइम जो भी आपके लोग होंगे, उनको यहाँ पे प्रॉपर लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएँगे, जो कि ऑफ़र किए जाएँगे बाय नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो यानी कि माइनॉरिटीज़ और साथ-साथ हमारे जो आर्टिसन्स हैं, उनकी सिचुएशन बेहतर बनाने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं पीएम विकास स्कीम के अंतर्गत। डेफ़िनिटली जो बेनिफिशियरीज़ होंगे, उनको एक्सपोर्ट के अंदर मदद करी जाएगी थ्रू ईपीसीएच, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को और बेहतर बना पाएँ। तो आई होप आपको पीएम विकास स्कीम का आइडिया अच्छे से लग गया होगा। एक और हमें कंपोनेंट अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ जीईएस के बारे में, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। सरकार के द्वारा एक नई स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जा रही है इंडियन आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए। ये जो स्कीम है ये इंडिया एंड अब्रॉड दोनों में इम्प्लीमेंट करी जाएगी, दैट इज़ ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इम्प्लीमेंट करी जा रही है, जिसके माध्यम से ना भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको पूरी दुनिया भर के अंदर हम यहाँ पे प्रमोट करना चाहेंगे। अब इसमें होगा क्या? देखो एक इनिशिएटिव होगा, दैट इज़ फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब इसके माध्यम से हमारे जो अलग-अलग आर्टिस्ट हैं ना, वो इंडिया के बाहर भी चीज़ें परफ़ॉर्म कर पाएँगे। सर कैसी चीज़ें? अरे भाई हमारे पास इतने सारे डांस होते हैं, जैसे भरतनाट्यम हो गया, है ना? क्लासिकल डांस, ट्रेडिशनल डांस, हमारा फ़ोक म्यूज़िक है, हमारा पपेट्री है, ठीक है? फ़ोक थिएटर हो गया। इसके अलावा आपका कंटेम्पोरेरी डांस हो गया, क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल म्यूज़िक हो गया। ये अलग-अलग आर्ट फ़ॉर्म्स जो है ना, इस ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम के अंतर्गत इंक्लूडेड है, जिसके माध्यम से हमारा जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इनिशिएटिव होगा, उसमें अलग-अलग इंडियन आर्टिस्ट के पास अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी कि वो इंडिया से बाहर जाकर भी इन चीज़ों को परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपकी जो इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, उनको यहाँ पे फंडिंग या ग्रांट्स एंड एड दी जाएँगी, ताकि वो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में जो रिश्ते हैं, उनको और बेहतर बना पाएँ। डेफ़िनिटली जो लोग कहीं न कहीं इस तरह के कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करवाएँगे, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट इस पर्टिकुलर ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम के अंतर्गत दी जाएगी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये स्कीम के बारे में भी आप यहाँ पे जान सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं आज के ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं। आप इनको पढ़ के बताइएगा कि इनमें से कौन-सा सही है एंड कौन-सा इनकरेक्ट है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एरो इंडिया 2025 के बारे में। इस बार की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्च्युनिटीज। यस, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की बात करें, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि आज के समय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने बताया था ना कि जब इसको फॉर्म किया गया था उस समय स्टैट्यूटरी बॉडी थी, पर अब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हमें देखने को मिल जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है जो स्वावलंबनी है, ठीक है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। यस, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया था इसके बारे में भी कंप्लीट। एंड अगर हम बात करें दोस्तों कालबेलिया डांस, तो ये उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि आपको ये राजस्थान के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, चौथी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।